Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about supply. What is supply? पिछले वीडियो में भी हमने सप्लाई के बारे में पढ़ा था. सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी. सप्लाई जो है टैक्सेबल इवेंट है. टैक्सेबल इवेंट का मतलब वैसा इवेंट जिसके होने पे, जिस घटना के घटित होने पे टैक्स चार्ज किया जा सकता है. अदरवाइज नो टैक्स वुड बी लेविड. तो जीएसटी में सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट. सप्लाई होने पे जीएसटी अराइज होगा, अदरवाइज नो सप्लाई नो जीएसटी. सप्लाई वो गुड्स का हो या सर्विस का या दोनों का मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. फिर इसके बाद हमने देखा था सप्लाई को सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया था. सेक्शन 7 का 7(1) जो बताता था सप्लाई में क्या क्या बातें शामिल होगी, व्हाट इज विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई, एंड 7(2) टेल्स अबाउट व्हाट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सप्लाई. सप्लाई में क्या क्या चीजें नहीं आएंगी वो 7(2) हमें बताता था. 7(2) टॉक्स अबाउट सप्लाई आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई. 7(1) में 3 पार्ट होता था. पहला पार्ट कहता था सप्लाई में ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई शामिल होगी. सप्लाई में ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई शामिल होगी जैसे कि सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल. ये सारी बातें 7(1) में कही गई है जो कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो और फॉर कंसिडरेशन हो. अगर ये सप्लाई करी गई हो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और फॉर कंसिडरेशन, देन इट वुड बी सप्लाई एज पर 7(1)(a. ये हमें कौन बताता था बेटे? 7(1)(a जो कि सप्लाई इंक्लूड्स. 7(1)(a इंक्लूसिव डिफिनेशन है. इन 8 के अलावा जो बातें बता दी गई है यहाँ पे, इनके अलावा अगर कोई और भी आइटम होंगी वो भी सप्लाई में शामिल होंगी. किसी और फॉर्म में अगर सप्लाई होती हो तो भी वो शामिल होगी, अगर वह इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या कंसिडरेशन लेकर किया जाता हो. दिस इज इंक्लूसिव डिफिनेशन बिकॉज इट स्टार्ट विथ सप्लाई इंक्लूड्स. अब इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है बेटा? जैसे मान लीजिए कोई हाउस होल्ड लेडी है, वो अपने सेकेंड हैंड कार को बेचती है. पुराने कार को कोई हाउस होल्ड लेडी बेचती है तो पुराने कार का बेचना उनके लिए इवन फॉर कंसिडरेशन इट वुड बी नॉट कॉल्ड एज सप्लाई. ये सप्लाई नहीं होगी बिकॉज हाउस होल्ड लेडी का कार बेचने का बिजनेस न है. पर वही कार अगर सेकेंड हैंड कार डीलर वाला फर्दर किसी व्यक्ति को बेचता है तो इट वुड बी कवर्ड अंडर द टर्म ऑफ सप्लाई अंडर 7(1)(a. क्योंकि यह उनका बिजनेस है. अगर उन्होंने पैसे लेकर मान लो 50,000 में बेचा हो, इसने 50,000 में बेचा, इसने मान लो 60,000 रुपये में बेचा, तो हाउस होल्ड लेडी के द्वारा कार का बेचना सप्लाई नहीं है क्योंकि इस लेडी का कार बेचने का बिजनेस नहीं है. पर वही कार डीलर, सेकेंड हैंड कार डीलर कोई कार बेचता है तो इट वुड बी कॉल्ड एज सप्लाई. इट वुड बी कॉल्ड एज सप्लाई क्योंकि यह इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. अब जैसे कोई ज्वेलरी इन्होंने बेचा, मान लो यही लेडी का अगर कोई ज्वेलरी देती है ज्वेलर को, अगर यह ज्वेलर को ज्वेलरी देती है, पुरानी ज्वेलरी देती है, तो पुरानी ज्वेलरी का देना बदले में नई ज्वेलरी ज्वेलर इसको देता है, तो इस लेडी के हाथ में यह सप्लाई नहीं होगा. ये लेडी जो पुरानी ज्वेलरी देती है, ओल्ड ज्वेलरी जो लेडी ने दी है, हाउस होल्ड लेडी, दिस इज नॉट सप्लाई क्योंकि यह इनका
बिजनेस नहीं है, भले ही वो कुछ कंसिडरेशन लेके क्यों न दिया गया हो। जैसे मान लो बदले में इसने नई ज्वेलरी दे दी, नेकलेस बदल के इसने रिंग ले लिया, डायमंड रिंग, तो यह सप्लाई नहीं होगी। पर इस ज्वेलर के द्वारा सप्लाई करना, अगर ये ज्वेलर ज्वेलरी देता है, पुरानी ज्वेलरी के बदले नई ज्वेलरी, इस ज्वेलर के हाथों में ये सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि यह ज्वेलर का बिजनेस है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस होल्ड लेडी एंड बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी अगर कोई सप्लाई करता है तो वो सप्लाई माना जाएगा। हाउस होल्ड एंटिटी के द्वारा कोई सप्लाई किया जाता है तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये यहां तक हमने पिछली क्लास में देखा था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 7(1)(b। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 7(1)(b। 7(1)(b) क्या कहता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन। अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस, कोई भी सर्विस का इंपोर्ट किया हो, मान लीजिए यूएसए से आपने कोई सर्विसेज इंडिया में इंपोर्ट करी हो, ये इन्होंने इंपोर्ट किया यूएस से, ये राम है, ये मिस्टर जॉन है। यूएसए से राम ने कोई सर्विस इंपोर्ट करी, मान लो फैशन डिजाइनिंग की सर्विसेज इंपोर्ट करी, और इस केस में मान लेते हैं कि मिस्टर राम जो है बिजनेस एंटिटी है। अगर मिस्टर राम बिजनेस एंटिटी है, अगर मिस्टर राम बिजनेस एंटिटी है और वह इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया, फॉर कंसिडरेशन किया है। यहां ध्यान रखने वाली बात है, ये जो ट्रांजेक्शन इंपोर्ट हुआ ये फॉर कंसिडरेशन है, तो दिस वुड बी कॉल्ड एज सप्लाई। और इंपोर्ट करना जीएसटी में इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करना या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सप्लाई करना। तो इस केस में इंपोर्ट ऑफ सर्विस विल बी कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई, और इस पे इंटर स्टेट पे आईजीएसटी लेवी होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इस पे जो जीएसटी जो देगा, मिस्टर जॉन से तो लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो इंडिया का पर्सन नहीं है। तो जीएसटी जो सरकार कलेक्ट करेगी वो इंपोर्टर से ही, मिस्टर राम से ही आरसीएम के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा। आरसीएम के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा जीएसटी। मिस्टर राम आरसीएम के थ्रू जीएसटी कलेक्ट करेगा। यहां तक क्लियर है? अगर यही मिस्टर राम नॉन बिजनेस एंटिटी है, मान लो वो पर्सनल पर्पस के लिए किसी ने फैशन डिजाइनिंग सर्विसेज, पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट किया हो, तो भी एक सप्लाई कहलाएगी। बिजनेस पर्पस के लिए हो या पर्सनल पर्पस के लिए हो, इस बात से अंतर नहीं। मेन जो इंपॉर्टेंस है यहाँ 7(1)(b) में, वो कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन अगर हो और बिजनेस पर्पस के लिए हो या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, दोनों केसेस में ये जो सप्लाई होगी, ये सप्लाई कहलाएगी और इस पे आईजीएसटी लेवी होगा और इसे आरसीएम के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा। तो 7(1)(b) में मेन अट्रैक्शन जो है, मेन इंफेसिस जो है कंसिडरेशन पर है। अगर कंसिडरेशन है तो वो सप्लाई कहलाएगी, चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए हो या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए हो। पर अगर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए है तो उस केस में जीएसटी को है एग्जेंट कर रखा गया है। नॉन बिजनेस के केस में मान लीजिए कोई स्टूडेंट ने कंसल्टेंसी सर्विसेज लिया है, ये स्टूडेंट है, कैरियर काउंसलिंग सर्विसेज लिए है या फॉरेन से इंपोर्ट किया, कैरियर काउंसलिंग सर्विस का इंपोर्ट किया, तो उस केस में स्टूडेंट बेचारा
उससे जीएसटी पे करने को कहे तो वो उनके लिए हार्डशिप होगी। इस वजह से सरकार ने इस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट कर रखा है। पर वही बिजनेस पर्पस के लिए अगर ये लिया गया हो तो उस पर जीएसटी आरसीएम के थ्रू सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 में कलेक्ट किया जाएगा ऑफ आईजीएसटी एक्ट। यहां तक क्लियर है। 7(1)(b) का जो खूबसूरती है बेटे, वो कहता है अगर कोई पर्सन बाहर से सर्विस का इंपोर्ट करता है, अगर कोई पर्सन बाहर से सर्विस का इंपोर्ट करता है और वो इंपोर्ट फॉर कंसिडरेशन करता है, कंसिडरेशन कुछ रुपये पैसे देकर करता है, तो ऐसी सर्विसेज इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगी और उस पर जीएसटी लेवी होगा और वो जीएसटी आरसीएम के थ्रू कलेक्ट होगा। आरसीएम का मतलब है बायर्स पे करेगा, सेलर से तो ले नहीं सकते। नॉर्मल रूल क्या होता है बेटा, अगर आप माल खरीदते हैं, ये सप्लायर है, ये बायर है, तो सप्लायर जीएसटी चार्ज करता है, बायर उसे जीएसटी पे करता है और ये फिर सप्लायर आगे गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कर देता है। तो इस केस में तो जीएसटी जमा करने की जिम्मेवारी है सप्लायर पे रखी गई। इसे एफसीएम कहा जाता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। पर इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सप्लायर से ना लेकर के जीएसटी बायर से कलेक्ट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो इन केस ऑफ इंपोर्ट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और फॉर द पर्पज फॉर कंसिडरेशन, अगर हो कंसिडरेशन देकर लिया गया हो, देन आरसीएम अट्रैक्ट होगा और उस पर जीएसटी पे करना होगा और वो जीएसटी रिसिपिएंट पे किया है, रिसिपिएंट पे करेगा। अगर वह स्टूडेंट है, नॉन बिजनेस एंटिटी है, तो जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा। अगर वह बिजनेस एंटिटी है तो जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कोई बिजनेस एंटिटी है, फैशन डिजाइनिंग सर्विसेज का इंपोर्ट करता है, फैशन डिजाइनिंग सर्विसेज का इंपोर्ट किया इसने बिजनेस एंटिटी के द्वारा। उनका फैशन डिजाइनिंग का बिजनेस है, गारमेंट का बिजनेस है, जिसके पर्पस के लिए उसने फैशन डिजाइनिंग का सर्विसेज इंपोर्ट किया। तो इस केस में इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो ये बिजनेस एंटिटी मिस्टर ए को आईजीएसटी जमा करना होगा थ्रू आरसीएम। पर वही फैशन डिजाइनिंग सर्विसेज उसने अपने वेडिंग सेरेमनी के लिए अगर लिया हो, अगर ये मिस्टर ए अपने शादी में, उनके घर में शादी है और उसके लिए फैशन डिजाइनिंग सर्विसेज दूल्हे के सूट सिलवाने के लिए लिया हो, तो दैट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उनके बिजनेस के कोर्स में नहीं है। तो इस पे सप्लाई तो है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये सप्लाई है दोनों केसेस में, चाहे वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस, दोनों केस में सप्लाई होगी। बट अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए लिया गया हो, नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उस केस में जीएसटी को एग्जेम्प्ट रखा गया है। यहां एक बात ध्यान रखने वाली बात है, अगर कोई इंपोर्टर किसी सर्विस का इंपोर्ट करता हो और उस पर आरसीएम की लायबिलिटी हो, उस पर आरसीएम की लायबिलिटी हो, तो उसे आरसीएम पे करने के लिए जीएसटी में रजिस्टर्ड करना होगा। अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ठीक है, आरसीएम जमा कर देगा। अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे आरसीएम पे करने के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इंपोर्ट का क्या मतलब है बेटे? इंपोर्ट का मतलब है सप्लायर आउटसाइड इंडिया हो और रिसिपिएंट इन इंडिया हो। सप्लायर यूएसए का है और रिसिपिएंट इंडिया का है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, जो सप्लाई कहां दी गई है, वो इंडिया में दी गई हो। प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, या इंडिया में दी गई हो। अगर ये तीन बातें
फुलफिल होती है, सप्लाई आउटसाइड इंडिया हो और रिसिपिएंट इन इंडिया हो और प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया हो, अगर ये तीन बात फुलफिल होती है, तीन कंडीशन फुलफिल होती है, तो यह माना जाएगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ है, किसी सर्विस का इंपोर्ट किया गया। अदरवाइज इट वुड नॉट कॉल्ड इंपोर्ट। यहां तक क्लियर है? अभी हमने देखा था कि ये फॉर कंसिडरेशन हो, अगर मान लो कंसिडरेशन नहीं है और हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस को सेक्शन 7(1)(b) न डील करके 7(1)(b) अप्लाई नहीं होगा, 7(1)(c) अप्लाई होगा। 7(1)(c) में ओनली 4 आइटम ऐसे हैं जिसमें यह बताया गया है कि अगर कंसिडरेशन नहीं भी है, 7(1)(c) में बताया गया है अगर वो कंसिडरेशन नहीं भी है, विदाउट कंसिडरेशन होने पर भी हम उसे सप्लाई मान लेंगे, विदाउट कंसिडरेशन होने पर भी उसे सप्लाई मान लेंगे, बशर्ते वो सप्लाई रिलेटेड पर्सन के द्वारा होना चाहिए, जो वह इंपोर्ट रिलेटेड पर्सन के द्वारा होना चाहिए या उसी का कोई एस्टेब्लिशमेंट जो कि फॉरेन में है उसके द्वारा होना चाहिए। अगर इन दोनों के द्वारा इंपोर्ट किया गया हो देन इट वुड बी कॉल्ड सप्लाई और उस पर IGST पे होगा। अदरवाइज किसी भी कंडीशन में, अदरवाइज किसी और केस में ये सप्लाई नहीं होगा और सप्लाई नहीं है तो GST पे नहीं होगा। 7(1)(b) टॉक्स अबाउट कंसिडरेशन एंड 7(1)(c) टॉक्स अबाउट विदाउट कंसिडरेशन, दोनों में यही अंतर है। और दूसरा अंतर है कि 7(1)(c) में केवल स्पेशल केस है अगर वह रिलेटेड पर्सन के द्वारा किया गया हो या उसका ही अपना एस्टेब्लिशमेंट कोई विदेश का, जैसे फॉर अपनी होल्डिंग कंपनी यहां है US में और सब्सिडरी कंपनी यहां है इंडिया में, तो सब्सिडरी ने होल्डिंग से कोई ट्रांजैक्शन करी हो, अगर बिना पैसे के लेन देन के भी ट्रांजैक्शन करी हो देन इट वुड बी कॉल्ड सप्लाई। रिलेटेड पर्सन के द्वारा किया गया हो, इसके बारे में आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन भी रिलेटेड पर्सन के कैटेगरी में आता है, या होल्डिंग सब्सिडरी का केस हो तो रिलेटेड पर्सन आ रहा है, या फॉरेन ब्रांच हो, इसी की फॉरेन अपनी इंडियन कंपनी के फॉरेन ब्रांच USA में हो तो ये रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में आएगा। और क्या क्या आएगा रिलेटेड पर्सन में आगे हम देखने वाले हैं। तो इन सब केसेस में अगर सप्लाई की गई है तो अगर बिना कंसिडरेशन के भी हो तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन। अगर बिना कंसिडरेशन के भी है तो इसे सप्लाई मान लेंगे। 7(1)(c) में मिस्टर राम इंपोर्ट करता है मिस्टर जॉन से, मिस्टर राम मिस्टर जॉन से इंपोर्ट करता है। क्या इंपोर्ट करता है? मान लो डेकोरेशन सर्विस इंपोर्ट करता है, इसका डेकोरेशन का बिजनेस है, ये डेकोरेशन सर्विस इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज देता है। अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए लिया गया हो, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो और रिलेटेड पर्सन के द्वारा लिया गया हो तो वो सप्लाई माना जाएगा और RCM के थ्रू पे किया है। अदरवाइज किसी भी केस में अगर मान लो इंटीरियर डिजाइनिंग मिस्टर राम अपने घर के लिए लिया हो, अपने घर के लिए ओन हाउस के लिए लिया हो तो वह नॉन बिजनेस एंटिटी हो जाएगा और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और सप्लाई नहीं होगा। ठीक है।
अगर बिजनेस पर्पस के लिए लिया गया और ये रिलेटेड पर्सन के द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा लिया गया हो, बिना रिलेशन के लिया गया हो, दोनों अलग अलग पर्सन है, तो उस केस में भी सप्लाई नहीं मानेंगे। ये 7(1)(c) खास है बेटे, एक बार फिर से दोहराता हूं फॉर द सेक ऑफ रिपीटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7(1)(b) और 7(1)(c) में ये डिफरेंस है बेटे। 7(1)(b) में 7(1)(b) जो कहता है वो कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, चाहे बिजनेस पर्पस के लिए लाया हो या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए लाया हो, दैट इज इमैटेरियल। उस केस में हम पैसे देकर लाए हो तो वो सप्लाई मान लेंगे। पर 7(1)(c) जो कहता है, 7(1)(c) वो विदाउट कंसिडरेशन भी हो तो भी हम मान लेंगे वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, सप्लाई है, अगर वो रिलेटेड पर्सन के द्वारा करी गई हो, रिलेटेड पर्सन या फिर उसका एस्टेब्लिशमेंट आउट ऑफ इंडिया किसी के द्वारा की गई हो। 7(1)(b) को एक बार फिर से समझते हैं विथ एग्जाम्पल। मान लीजिए मिस्टर राम जो है, मिस्टर राम इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज का इंपोर्ट करता है, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज का इंपोर्ट करता है मिस्टर राम। ये मिस्टर राम है, ये मिस्टर जॉन है। इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज का इंपोर्ट करता है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस है, ठीक है। इंटीरियर डेकोरेशन का सर्विस इंपोर्ट करता है तो उस केस में ये सप्लाई माना जाएगा। अगर यही इंटीरियर डेकोरेशन का सर्विस अपने घर के लिए किया गया हो, अपने हाउस के लिए, तो यह सप्लाई तो माना जाएगा, दोनों केस में सप्लाई माना जाएगा। पर IGST भी लेवी होगा, पर इस पे एग्जेम्पशन सरकार ने रखा है, इस पे एग्जेम नहीं होगा। इस पे एग्जेम सरकार ने रखा है, इस पे GST चार्ज नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कैरियर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिया हो कोई स्टूडेंट ने फॉरेन से, तो चूंकि यह स्टूडेंट नॉन बिजनेस एंटिटी है, 7(1)(b) में अप्लाई होगा अगर उसने कंसिडरेशन के लिए कंसिडरेशन दे के लिया हो, बट ये सप्लाई होते हुए भी इसे सप्लाई माना जाएगा और इस पे GST चार्ज नहीं किया जाएगा। नो IGST वुड बी लेविड। वहीं दूसरी और 7(1)(c) की जो खूबसूरती है, 7(1)(c) में कंसिडरेशन नहीं भी है और बिजनेस एंटिटी ने किया हो, और वो बिजनेस एंटिटी स्पेशल बिजनेस एंटिटी है बेटा, कोई नॉर्मल बिजनेस एंटिटी नहीं। वो बिजनेस एंटिटी कैसा है कि उस रिलेटेड पर्सन है, आपस में इन दोनों का रिलेशन है, इनका और इनका, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों का रिलेशन है, सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों का रिलेशन है। रिलेशन क्या है? वो रिलेटेड पर्सन हो या उसका ही अपना एस्टेब्लिशमेंट हो, तो उस केस में ही केवल सप्लाई मानेंगे। रेस्ट अदर केसेस में सप्लाई नहीं होगी, चाहे वो बिजनेस एंटिटी के द्वारा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही क्यों ना किया गया हो। जैसे मान लीजिए किसी मिस्टर ए का बिजनेस डेकोरेशन का बिजनेस है, डेकोरेशन और बिजनेस प्रेमाइसेस, बिजनेस डेकोरेट करता है, उसका बिजनेस है, और उसने इंटीरियर डिजाइनिंग का सर्विसेज, इंटीरियर डेकोरेशन का सर्विसेज इंपोर्ट किया हो। इस केस में 7(1)(c) अट्रैक्ट नहीं होगा और ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। 7(1)(c) नॉट एप्लीकेबल। पर वही अगर उसने अपने किसी रिलेटेड पर्सन से लिया हो, मान लो फॉरेन, अपनी फॉरेन के किसी ब्रांच से उसने इंपोर्ट किया गया हो, ये होल्डिंग है और ये सब्सिडरी है, होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन है, देन उस केस में यह रिलेटेड पर्सन हो माना जाएगा, अपना ही इस्टेब्लिशमेंट है उनका। उस केस में कंसिडरेशन नहीं भी है तो इसे सप्लाई मानेंगे और इस पे GST
पे होगा, आरसीएम के थ्रू कलेक्ट होगा और उसे इंपोर्टर से कलेक्ट किया जाएगा। रेस्ट अदर केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए ए लिमिटेड ने, जो कि बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस है इनका गारमेंट का, ये गारमेंट से शर्ट बना के बेचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग शर्ट बनाने का बिजनेस है। तो उसके लिए उसने फैशन डिजाइनिंग सर्विसेज इंपोर्ट किया हो। ये दोनों आपस में अनरिलेटेड पर्सन है। अगर अनरिलेटेड है, कंसिडरेशन नहीं है, अनरिलेटेड पर्सन है, कंसिडरेशन नहीं है, तो ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी। अगर रिलेटेड है, कंसिडरेशन है, देन ओनली सप्लाई। अगर वही कोई स्टूडेंट लेता है करियर काउंसलिंग सर्विसेज, तो उस केस में भी चूंकि वो नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो जाएगा, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो 7(1)(c) के लिए कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बिजनेस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो और रिलेटेड पर्सन के द्वारा इंपोर्ट होना चाहिए। इस केस में भी अगर रेसिपिएंट इंपोर्टर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा टू पे आरसीएम। आरसीएम पे करने के लिए उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अभी तक हमने जो देखा है, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो अभी तक जो हमने डिस्कशन लिया है वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में डिस्कशन किया है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में 7(1)(b) और 7(1)(c) कुछ नहीं करता। 7(1)(b) भी और 7(1)(c) भी इंपोर्ट के बारे में साइलेंट है, कुछ नहीं करता। तो क्या हम मान लें कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स करने पे जीएसटी नहीं देना होगा? क्योंकि 7(1)(a) में भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। 7(1)(b) में इंपोर्ट के बारे में कहा गया और 7(1)(c) में पैरा 4 में शेड्यूल 1 पैरा 4 में बोला गया है, वो भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में। इंपोर्ट ऑफ सर्विस शेड्यूल 1 पैरा 4 विदाउट कंसिडरेशन के केसेस कवर है वहां पे, पर गुड्स के बारे में नहीं कहा गया। तो क्या गुड्स के केस में जीएसटी नहीं देना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। अगर आपने ध्यान से सुना हो हमारी बातें, तो हमने बताया था सेक्शन 7(1)(a) जो है वो कहता है सप्लाई इंक्लूड्स। सप्लाई में उन्होंने कुछ बातें उन्होंने बता दी गई है। सप्लाई इंक्लूड सेल, बार्टर, ट्रांसफर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। ये सभी तो सप्लाई में है ही, जिनको उन्होंने बता दिया है। और जिन बातों को का उन्होंने यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया गया, उनके अलावा भी सप्लाई होता है, जैसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है, तो वो बातें भी 7(1)(a) में कवर होगी। तो सप्लाई ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी 7(1)(a) में कवर की जाएंगी। लॉ का ऐसा इंटेंशन नहीं है कि इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स पे जीएसटी लेवी नहीं होगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स चाहे विथ कंसिडरेशन हो या विदाउट कंसिडरेशन हो, रेसिपिएंट चाहे बिजनेस एंटिटी हो या नॉन बिजनेस एंटिटी हो, दोनों ही केस में वो सप्लाई माना जाएगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में चाहे विथ कंसिडरेशन हो या विदाउट कंसिडरेशन हो, फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो बिजनेस एंटिटी के द्वारा इंपोर्ट किया गया हो या नॉन बिजनेस एंटिटी के द्वारा इंपोर्ट किया गया हो, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस या विदाउट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दोनों ही केस में ये सप्लाई माना जाएगा। दोनों ही केस में इसे सप्लाई मानेंगे और इस पे आईजीएसटी अट्रैक्ट होगा, और आईजीएसटी जो कलेक्ट होगा
वह इंपोर्टर के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। IGST इंपोर्टर के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। जैसे मान लो आपने USA से कोई गुड्स इंपोर्ट किया गया हो, मिस्टर राम ने कोई इंपोर्ट किया हो, तो मिस्टर राम चाहे बिजनेस एंटिटी हो या नॉन बिजनेस एंटिटी हो, उसे IGST पे करना होगा। यहां पे जो खास बात है, यहां पे RCM सेक्शन 5 सेक्शन 3 में नहीं बनाया गया है। यहां पे RCM नहीं है, ये सीधा सीधी सप्लाई है 7(1)(a) में। पर इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस RCM इज एप्लीकेबल, इंपोर्टर इज लायबल टू पे अंडर 5(3) ऑफ IGST एक्ट। तो दोनों केस में क्या अंतर है बेटे? इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में, दोनों ही केस में ये सप्लाई है। चाहे इंपोर्ट ऑफ गुड्स करे या इंपोर्ट ऑफ सर्विस करे, दोनों ही केस में यह इंपोर्ट ऑफ सप्लाई होगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा गया है, आर्टिकल 269A, आर्टिकल 269A clearly talks about import of goods in India would be called interstate supply. Interstate supply. Import of goods अगर करते हैं किसी फॉरेन कंट्री से तो इट वुड बी कॉल्ड इंटरस्टेट सप्लाई। इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स क्या है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 ऑफ IGST एक्ट में डिफाइन किया गया है। इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में IGST में डिफाइन किया गया है। इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स का मतलब है ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। USA से मान लो इंडिया में कोई गुड्स लाते हैं तो दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट। सिंपल सा डिफिनेशन है। तो इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स करने पे वो इंटरस्टेट सप्लाई होगा और उस पर जो GST लेवी किया जाएगा सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 ऑफ IGST एक्ट के लेवी किया जाएगा। पर उसका जो कलेक्शन है, ध्यान से सुने बेटे, उनका जो कलेक्शन है वह कस्टम एक्ट के हिसाब से किया जाएगा। कस्टम वाले उनका कलेक्शन करेंगे, उसका कलेक्शन कस्टम एक्ट के हिसाब से किया जाएगा। लेवी IGST एक्ट करेगी, लेवी IGST एक्ट के हिसाब से होगा, पर कलेक्शन कस्टम एक्ट के हिसाब से होगा। बट इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस, लेवी और कलेक्शन दोनों अंडर एज पर IGST एक्ट। क्लियर है? इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस, लेवी और कलेक्शन दोनों IGST एक्ट के हिसाब से होगा। और GST लायबिलिटी जो होगा इंपोर्ट में, इंपोर्ट के केस में जो GST होता है वो पहले इंपोर्ट करने पे बेसिक कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है, उसके अलावा उस पर IGST चार्ज होगा। तो यह एडिशनल ड्यूटी होगा। इन एडिशन टू कस्टम ड्यूटी IGST भी पे करना पड़ेगा। उसका जो वैल्यूएशन होगा वो कस्टम के हिसाब अकॉर्डिंग किया जाएगा, पर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में जो वैल्यूएशन होगा वह सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट के हिसाब से किया जाएगा। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस जो है, कलेक्शन गुड्स के केस में कलेक्शन जो होगा वो कस्टम एक्ट के हिसाब अकॉर्डिंग होगा। GST में कलेक्शन IGST एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। वैल्यूएशन में कस्टम जो होगा के हिसाब से वैल्यूएशन होगा, पर GST में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में सेक्शन 15 ऑफ GST एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है? और इंपोर्टर जो है इस केस में, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में इंपोर्टर लायबल टू पे IGST। इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्टर
पे करेगा, बट यहाँ पे जो डिफरेंस है, यहाँ पे वो आरसीएम के थ्रू पे करेगा। सभी सर्विसेज पे आरसीएम नहीं लगाए गए, कुछ एक नोटिफाइड सर्विसेज हैं जो कि जीएसटी काउंसिल ने नोटिफाई करी हैं, उन्हीं सर्विसेज पे आरसीएम पे करना है, रेस्ट अदर सर्विसेज पे आरसीएम नहीं पे करना है। तो जो नोटिफाइड सर्विसेज हैं उनके इंपोर्ट करने पे आरसीएम इज एप्लीकेबल, रेस्ट अदर पे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है। बट इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, किसी भी गुड्स का आप इंपोर्ट करते हैं उस पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे आपको आईजीएसटी पे करना है। और जो कलेक्शन होगा जीएसटी में हम कैसे पे करते हैं? जीएसटी में जो हम पे करते हैं, मान लो ये अगस्त का महीना है और ये सितंबर का। पूरे अगस्त में 1 से लेके 30 तारीख तक इंपोर्ट करेंगे, पूरा महीना इंपोर्ट करेंगे, और जो इसकी लायबिलिटी है वो अगले महीने की 20 तारीख को, अगर टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, अगर टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो 22 या 24 को, अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो अगले महीने की 20 तारीख को हमें पे करना है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में डिफरमेंट किया गया है। अगस्त की ड्यूटी, अगस्त का जीएसटी लायबिलिटी सितंबर में 20 तारीख तक पे करना है। अगर टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो 22 तारीख। नॉर्मली नॉर्थ इंडिया की साइड में जो है स्टेट, उन्हें 22 तारीख को, जैसे ये इंडिया है, यहाँ तक कि 22 तारीख को, और उसके जो साउथ इंडियन स्टेट हैं टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो उन्हें 24 तारीख को किया गया है। दिल्ली में है बिजनेस आपका तो 22 तारीख, टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। अगर आपका बिजनेस गुजरात में है या एमपी में है तो 24 तारीख को पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में ये दोनों डिफरेंस है। मैनर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी क्या होगा? इंपोर्ट में हमें चालान के थ्रू पे करना है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में, और सर्विसेज के केस में कैश से पे करे या एनईएफटी से पे करे या आरटीजी से पे करे, बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी जीएसटी के दायरे में कवर्ड है, 7(1)(a) में कवर करेंगे, और इस पे जीएसटी आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि इंपोर्ट ऑफ गुड करने पे कहीं कुछ लिखा नहीं है तो हम उस पर पे नहीं करेंगे। दिस वाज आवर 7(1)(b, दिस इज द स्टोरी ऑफ 7(1)(b।